हेलो फॉक्स, कैसे हैं आप सब। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या क्या उसकी खासियत होती है। सबसे पहले इंपॉर्टेंस होता है कि अचीविंग द ग्रुप गोल्स। सबसे पहला इंपॉर्टेंस जो होती है मैनेजमेंट की वो क्या होती है कि ये ग्रुप के गोल्स को अचीव करने में बहुत ज्यादा काम आता है। कैसे? ये एक टीम बना करके काम करता है और पूरे के पूरा ग्रुप जो है वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बना करके चलता है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करता है, और जिसकी वजह से सारी पूरी टीम का जो एफर्ट्स होते हैं वो एंड रिजल्ट हमें क्या मिलता है कि हम अपने ग्रुप के गोल्स को अचीव कर लेते हैं। आगे बात समझ में। अगला बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है? इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। यानी कि एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में ये बहुत ज्यादा मदद करता है। कैसे? आपके जो रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हो उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाए, रिसोर्सेज का कम से कम कॉस्ट ली जाए रिसोर्सेज की, और ज्यादा से ज्यादा आप प्रोडक्शन उसका कर सको। उसका उससे क्या होगा, आपकी कंपनी की, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। आगे बात समझ में। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तीसरा पॉइंट क्या होता है? इट क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक मतलब क्या होता है? पिछली क्लास में आपको बताया था हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो होता है वो आपका चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली अपने आप को सेटल कर लेता है या अपने आप को उसी हिसाब से ढाल लेता है मैनेजमेंट। क्यों? ताकि वो चेंजिंग एनवायरनमेंट में डील कर सके और उसमें सरवाइव कर सके और फाइनली वो उस चेंजिंग एनवायरनमेंट में भी अपनी ग्रोथ कर सके। आगे बात समझ में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट होता है मैनेजमेंट का कि वो एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करके चलता है। आगे बात समझ में। अगला आता है अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है कि हर एक इंडिविजुअल जो होता है उसके कुछ गोल्स होते हैं ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके। तो मैनेजमेंट क्या करता है, उस इंडिविजुअल की हेल्प करता है कि वो अपने जो पर्सनल गोल्स हैं उसको बहुत जल्दी अपने गोल्स को अचीव कर सके, उसको हासिल कर सके। इसीलिए मैनेजमेंट क्या करता है, अपने जो इंडिविजुअल्स उसके नीचे काम कर रहे होते हैं उनके जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं गोल्स को अचीव करने के, उनको गोल्स अचीव करवाने में उनकी मदद करता है। आगे बात समझ में। जो फाइनली आगे चल के ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स या ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव में बेनिफिशियल होते हो। आगे बात समझ में। नहीं है, ये नहीं है कि अब कोई एक पर्सन है, कोई एक इंडिविजुअल है, उसके घर में बिजली खराब हो गई या उसके घर में कुछ काम हो रहा है, उससे ऑर्गेनाइजेशन का कोई फायदा नहीं है। जिस काम से ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो उस काम में मैनेजमेंट उस पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मदद करता है उस इंडिविजुअल की। आगे बात समझ में नहीं आ गई। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट क्या है इसका कि डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में क्या होता है
कि मैनेजमेंट सोसाइटी की डेवलपमेंट में भी हेल्प करके चलता है। कैसे? एक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स उसके लिए बना करके चलना, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके चलना, या फिर नई नई टेक्नोलॉजीज को यूज करना, ये सारे का सारा क्या है? सोसाइटी के डेवलपमेंट के एक मेथड्स हैं कि आप नई नई क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड करा रहे हो, अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड करा रहे हो सोसाइटी को, आप उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करा रहे हो, साथ ही साथ में नई टेक्नोलॉजीज नई टेक्नोलॉजीज आप उसमें यूज कर रहे हो। तो ये सारी चीजों से क्या होगा? आपकी सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है। तो क्या क्या पढ़ा हमने इसमें? ग्रुप के गोल्स को अचीव करने में मदद करता है, एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में मदद करता है, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करके चलता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मदद करता है, और सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए भी मदद करता है। आगे यस बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज ए साइंस और मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट क्या होता है। मैनेजमेंट एज एन आर्ट में क्या आता है? सबसे पहला कि यहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज एग्जिस्ट करती है, यानी कि यहाँ पे वो लैंग्वेज एग्जिस्ट करती है जो थ्योरेटिकली रिटेन होती है। आगे बात समझ में? आप किसी भी चीज में एक्सपर्ट हैं या किसी भी चीज में आप स्किल्ड हैं, वो सारी की सारी नॉलेज यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। दूसरा पॉइंट आता है कि पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। आप ये चीज तो जानते हैं कि हर बंदा एक दूसरे के जैसा नहीं होता है, हर एक की अलग अलग खासियत होती है। तो हर बंदे की अपनी अपनी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होती है। सॉरी, तो एक पर्सन दूसरा पर्सन दोनों की क्वालिटीज अलग अलग, दोनों की क्वालिफिकेशंस अलग अलग, क्या वो सेम है? नहीं। तो इसलिए ये आर्ट कहता है कि हर बंदे की अपनी कुछ ना कुछ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होती है, यानी कि उसकी अपनी खुद की कुछ ना कुछ खासियतें होती हैं। अगला कि ये प्रैक्टिस पे और क्रिएटिविटी पे बेस्ड होता है, यानी कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करोगे और जितनी ज्यादा से ज्यादा अच्छी आपकी क्रिएटिविटी होगी, आर्ट वहां पे मैनेजमेंट एज एन आर्ट वर्क कर जाता है। तो क्या पढ़ा हमने मैनेजमेंट एज एन आर्ट में? कि यहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज एग्जिस्ट करती है, दूसरा पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशंस होती है, और प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी बेस्ड होती है। आगे बात समझ में? आते हैं आगे की तरफ। अगला, मैनेजमेंट एज ए साइंस कैसे काम करता है। मैनेजमेंट एज अ साइंस कैसे काम करता है? सबसे पहला पॉइंट होता है कि यह सिस्टमाइज्ड बॉडी होती है। सिस्टमेटाइज्ड बॉडी मतलब क्या होता है? ये फुल्ली डिपेंड ऑन सिस्टम, जैसा सिस्टम बोल करके चलता है वैसा ही ये काम करती है। यानी कि जो भी चीज आप साइंस के अकॉर्डिंग करोगे वो पहले से ही प्री डिटरमाइंड होनी चाहिए, यानी कि आपको उस अकॉर्डिंग जैसा अकॉर्डिंगली आपको करने को कहा जाए वैसा ही आपको करना चाहिए। तो मैनेजमेंट एज अ साइंस कहलाता है। यानी कि यहाँ पे एक सिस्टमाइज्ड बॉडी होनी चाहिए नॉलेज की, यानी कि यहाँ पे एक एक्सपर्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपर्ट्स की बॉडी होनी चाहिए। ठीक है, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस आपने देखा होगा, आप 10th क्लास तक आपने साइंस थी तो आप एक्सपेरिमेंट्स करते थे, ऑब्जर्वेशंस करते थे प्रैक्टिकल लैब में जाकर के। तो वहां पे क्या है? यहाँ पे भी सेम, वहां पे भी और यहाँ पे भी। साइंस मैनेजमेंट ऐसे साइंस में आप एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशंस पे आपकी मैनेजमेंट बेस्ड होता है। दूसरा, यूनिवर्सली वैलिडिटी। यहाँ पे यूनिवर्सल वैलिडिटी, आप जानते हैं साइंस के जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो सारे के सारे प्रिंसिपल्स कैसे हैं? यूनिवर्सल वैलिडिटी। मानो तो ठीक, ना मानो तो मानना ही पड़ेगा। आगे बात समझ में नहीं आ गई? बात करते हैं प्रोफेशन की, कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन की तरह कैसे काम करता है, यानी कि एक वेल मैनर्ड बॉडी की तरह कैसे काम करता है। तो सबसे पहला पॉइंट ही यही है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, यानी कि यहां पर वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। यहां पे नॉलेज का भंडार होता है आपके पास, बहुत ज्यादा हायर एजुकेशंस वाली नॉलेज आपके पास इसकी
इसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं, वो बहुत हाई लेवल वाले पढ़ाकू होते हैं। आगे बात समझ में। अगला बात करते हैं रेस्ट्रिक्टेड एंट्री की दौर। यहाँ पे प्रोफेशन में हर एक किसी को आराम से आना नहीं दिया जाता। यहाँ पे उनकी एंट्री जो होती है वो बहुत ही ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड होती है। आपको कुछ लेवल्स होती हैं, वो लेवल्स आपको पार करनी होती है, तब आपको प्रोफेशंस की एंट्री मिल जाती है, तब आपको प्रोफेशनल्स में एंट्री मिलती है। तीसरा, प्रोफेशनल एसोसिएशंस। अब प्रोफेशनल एसोसिएशंस क्या होती हैं? जैसे कि आप 12th करने के बाद अगर आप सीए करते हैं, ठीक है, तो आपकी प्रोफेशनल एसोसिएशन कौन होगी? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सेम इसी तरीके से सीए जो है ये एक प्रोफेशनल डिग्री है। प्रोफेशनल डिग्री में प्रोफेशनल एसोसिएशन से ही अगर आपको प्रोफेशनल डिग्री का सर्टिफिकेट मिला हुआ है तभी आप एज अ प्रोफेशन कहलाओगे, एज अ प्रोफेशनल आप कहलाओगे। आगे बात समझ में। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। यहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है? रूल्स, कानून। ठीक है, रूल्स बना दिए जाते हैं, एक नियम बना दिया जाता है। तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट में मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसको आपको मानना ही पड़ता है और उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंगली आपको अपनी वर्किंग्स करनी होती है। लास्ट पॉइंट मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन का क्या है कि इनका मोटिव जो होता है वो केवल सर्विस देने का मोटिव होता है। इनका मोटिव कोई और नहीं होता है, केवल इनका काम होता है कि ये जितना ज्यादा से ज्यादा सर्विस दे सके उतनी ज्यादा से ज्यादा ये सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। आगे बात समझ में क्लास? बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की 3 लेवल होती है, एक टॉप लेवल मैनेजमेंट, एक मिडिल लेवल मैनेजमेंट और एक लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कौन कौन आते हैं? आपके चेयरपर्सन हुए, सीईओ हुए, सीएफओ हुए, सीएमओ हुए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, ईटीसी। ठीक है, जो भी चीफ ऑफिसर्स होते हैं वो सारे के सारे किसमें आते हैं? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। और टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में का क्या काम होता है कि ये सुपरवाइज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को, पूरे ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को, ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को सुपरवाइज करते हैं। ये क्या करते हैं? पूरे ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को सुपरवाइज करके चलते हैं। साथ में इनके जो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट यानी कि इनसे जो नीचे लेवल ऑफ मैनेजमेंट होती है, इस नीचे लेवल ऑफ मैनेजमेंट को ये ऑर्डर देते हैं कि आपको किस तरीके से वर्किंग करनी है, आपको किस तरीके से वर्किंग्स करनी है, किस तरीके से आपको काम करना है। ये सारे के सारे ऑर्डर्स इनको मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को कौन देता है? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट देता है। मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कौन आते हैं? जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे परचेज डिपार्टमेंट हुआ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हुआ, एचआर डिपार्टमेंट हुआ, सेल्स डिपार्टमेंट हुआ, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हुआ, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हुआ। इन सारे डिपार्टमेंट्स के जो हेड्स होते हैं वो किस में आते हैं? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं। एंड मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि ये जितने भी रिसोर्सेज, जो भी काम का होता है, उसमें जो जिस रिसोर्सेज की जरूरत होती है उसको सुपरवाइज करना, प्लस चेक करना कि वेदर द रिसोर्सेज आर सफिशिएंटली अवेलेबल टू देम और नॉट। इफ नॉट, दे इन्फॉर्म इट टू द अदर्स, द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट फॉर दैट। ओके, तो इनका काम क्या हुआ कि ये सुपरवाइज करते हैं रिसोर्सेज को, वेदर अवेलेबल और नॉट, प्लस साथ में जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है इनकी वर्किंग्स का, इनकी वर्किंग्स को भी वो सुपरवाइज करके चलते हैं कि आपको किस तरीके से उस काम को करना है, किस तरीके से आपको उस चीज को फॉलो करना है। ये सब चीज काम कौन बताता है? लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? इसमें सुपरवाइजर्स आते हैं, मैनेजर्स, आप एक तरीके से आप बोल सकते हो कि लेबर्स के जो मैनेजर्स होते हैं,
जो लेबर को सुपरवाइज करके चलते हैं, एक फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए जो लेवल लगी होती है, उसके जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं। इनका मेन पर्पस क्या होता है कि इनके नीचे इनके सबऑर्डिनेट्स जो हैं, इनके सबऑर्डिनेट्स जो हैं, उन सबऑर्डिनेट्स के बीच में एक लव अफेक्शन बना करके रखें, ना कि उनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा होने दें, ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो आप आसानी से बहुत तेजी से अचीव कर सके। आगे बात समझ में? बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो मैनेजमेंट के बेसिकली 5 फंक्शन होते हैं जो रेगुलर बेसिस पे रिपीट होते चले जाते हैं, एक के बाद फिर दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और आखिर के बाद फिर पहला वाला आ जाता है। आपने पढ़ा था आगे पहले ही स्टार्टिंग में चैप्टर के में कि मैनेजमेंट जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, उसके बाद फिर दोबारा प्लानिंग चालू हो जाता है। तो वही चीज अब यहाँ पे आ गई है। देखिए, प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले प्लान किया जाता है कि आपको किस तरीके से अपना काम करना है, ठीक है। उसके बाद उस प्लान को ऑर्गेनाइज किस तरीके से करना है, ये मैनेजमेंट का अगला प्रोसेस होता है। अगला फंक्शन उसका क्या होता है कि जो भी प्लान आपने किया है उसको किस तरीके से आपको ऑर्गेनाइज करना है, किस तरीके से आपको उसको फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद उसका काम होता है कि उस काम को करने के लिए वो स्टाफिंग करना शुरू कर देता है, यानी कि लेबर्स को और मेंबर्स को, इंडिविजुअल्स को, मैनेजर्स को वो इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद होता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या होता है कि जब वो स्टाफिंग हो जाती है उसके बाद डायरेक्ट किया जाता है लेबर्स को या मैनेजर्स वगैरह को कि वेदर दे आर सफिशिएंट फॉर दिस वर्क और नॉट, ओके। और आफ्टर दैट कंट्रोलिंग की जाती है कि आपका जितना भी काम किया है आपने, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, उस सब काम को कंट्रोल किया जाता है। और जब कंट्रोलिंग खत्म होती है तो अगेन वही प्रोसेस फिर दोबारा शुरू हो जाता है कि प्लानिंग करना, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर उसके बाद स्टाफिंग, फिर उसके बाद डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग के बाद कंट्रोलिंग एंड अगेन प्लानिंग। ये एक प्रोसेस, ये एक चक्र घूमता चला जाता है, घूमता चला जाता है, और ये कभी भी खत्म नहीं होता है। आगे बात समझ में नहीं आ गई? दिस इज ऑल दैट, ओके। कोऑर्डिनेशन, नेक्स्ट टॉपिक। ये मत सोचना कि वो फंक्शंस वाला टॉपिक बस मैंने ओवरव्यू दे करके छोड़ दिया। आगे आपको पूरे चैप्टर्स पढ़ने हैं उसके बारे में, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग के बारे में। तो हम उसके बारे में वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, किसी दो चीज के बीच में, फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों के बीच में कैसा कोऑर्डिनेशन है ये बना करके रखना मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है। इसीलिए इसको, कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का इसेंस भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? इसेंस। आगे बात समझ में नहीं है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसको मैनेजमेंट का क्या बोला जाता है? इसेंस बोला जाता है, इत्र बोला जाता है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, ये सिंक्रोनाइज करके चलता है मैनेजमेंट के फंक्शंस को और उसकी एक्टिविटीज को। यानी कि ये मैनेजमेंट के फंक्शंस को और मैनेजमेंट की एक्टिविटीज को जोड़ करके चलता है, साथ में लेकर के चलता है, भले ही वो एक्टिविटीज, भले ही वो फंक्शंस अलग अलग डिपार्टमेंट के क्यों ना हो। आगे बात समझ में नहीं है? समझ में, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं हो, अगर मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन के हिसाब से काम नहीं करता है तो क्या हो सकता है? ओवरलैपिंग आ सकती है, ओवरलैपिंग आ सकती है, डुप्लीकेशन हो सकता है किसी भी चीज का, ठीक है। किसी भी चीज में डिले भी हो सकता है भाई, हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर आप कोऑर्डिनेट करके काम नहीं कर रहे हो, आपके बीच में, किसी दो जनों के बीच में, आपके मैनेजमेंट के फंक्शन और मैनेजमेंट की एक्टिविटीज के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है,
तो आपकी ओवरलैपिंग हो सकती है, डुप्लीकेशन हो सकता है, या डिलेज भी हो सकते हैं। ठीक है। एक बहुत बढ़िया बात क्या होती है कि ये तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट में एप्लीकेबल होता है। मैनेजमेंट की तीनों लेवल ऑफ पे ये एप्लीकेबल होता है। आगे बात समझ में नहीं आ गई? नहीं आई? ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब समझ में आया आपको क्लास? नहीं आया? चलिए अगला टॉपिक है हमारा कि कोऑर्डिनेशन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है? फंक्शंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। फंक्शंस क्या क्या है कोऑर्डिनेशन के? तो सबसे पहला फंक्शन आता है कि वो इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स, यानी कि एक ग्रुप के एफर्ट्स को वो इंटीग्रेट करके चलता है, उसको लेकर के साथ में चलता है। ये क्या करता है कि ये इंश्योर करता है कि सारे के सारे जो पीपल्स वो काम कर रहे हैं वो सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हो और सेम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए वो काम कर रहे हो। ये काम होता है ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करने का, कोऑर्डिनेशन का। ओके। दूसरा आता है कि कोऑर्डिनेशन जो होता है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। कैसे? कि ये एक स्पेसिफिक एक्टिविटी पे काम नहीं करता है। ठीक है। इसको क्या चाहिए कि ये सारे के सारे लेवल पे, टॉप लेवल हुए, चाहे मिडिल लेवल मैनेजमेंट हुआ या लोअर लेवल मैनेजमेंट हुआ, ये सब पे कंटिन्यूअसली काम करके। अगला आता है हमारा परवेसिव फंक्शन। परवेसिव फंक्शन में क्या होता है कि ये यूनिवर्सल होता है नेचर में, यानी कि हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, हर लेवल ऑफ डिपार्टमेंट्स में ये एप्लीकेबल होता है। यानी कि हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है, हर लेवल ऑफ डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। इसलिए कोऑर्डिनेशन जो है ये एक परवेसिव फंक्शन है, यानी कि हर जगह इसको इस्तेमाल किया जाता है मैनेजमेंट में। अगला बात आती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। ये सारे के सारे मैनेजर्स की जिम्मेदारी होती है कि वो एक दूसरे के बीच में, एक दूसरी लेबर के बीच में, या अपने खुद के एक दूसरे मैनेजर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बना के चले, ताकि वो आराम से वर्क कर सके और अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को बहुत जल्दी से, बहुत तेजी से, बहुत इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली वो अचीव कर सके। आगे बात समझ में? लास्ट आता है डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट फंक्शन क्या होता है? इसमें इट इज नेवर एस्टेब्लिश्ड बाय इटसेल्फ। कभी भी ये खुद एस्टेब्लिश नहीं होगा, इसको किसी एक पर्सन या एक पर्सन से ज्यादा के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया जाता है। एक पर्सन के द्वारा ये कभी भी एस्टेब्लिश नहीं होगा। इसके लिए कम से कम आपको दो बंदों की, यानी कि दो जनों की जरूरत होती है, दो पीपल्स की जरूरत होती है इस डेलिब्रेट फंक्शंस को बनाने के लिए। आगे बात समझ में? कोऑर्डिनेशन एक डेलिब्रेट फंक्शन कैसे है कि यहाँ पे एक सिंगल यूजर अपने आप कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकता है, इसको अपने साथ कोऑर्डिनेशन करने के लिए किसी और की भी चीज की जरूरत पड़ती है। तो आइए बात समझ में आ गया नहीं आया कि कोऑर्डिनेशन के फंक्शंस क्या है? कि ये ग्रुप के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करके चलता है, कंटिन्यूअस रहता है, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में फॉलो होता है, मैनेजर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और एक सिंगल पर्सन इसको वही अपने आप इसको नहीं बना सकता है। इसको कम से कम दो जने की जरूरत होती है। आगे बात समझ में क्लास? ठीक है। थैंक यू।